हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? फिजिक्स और केमिस्ट्री का हैंगओवर उतर गया कि नहीं? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार लेक्चर जो कि वन शॉट रहेगा। जैसे कि आपका 27 ऑफ मार्च को बायो का एग्जाम बचा है, लास्ट एग्जाम है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत अच्छा करा होगा आपने, मेरे को उम्मीद ऐसी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका वन शॉट कंप्लीट रोज एक लेक्चर आपको मिले ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आपने धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम एक बार में कंप्लीट करेंगे, वन शॉट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 12th क्लास का टॉपिक है, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना होगा। ठीक है, जैसे गैमिटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, पार्चुरेशन। हालांकि आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है इन सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में। हम यहाँ पर थोड़ा एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो ओवरव्यू को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ उसी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए आपको पूरे एक सीक्वेंस को पढ़ना होगा, कैसे ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ओके, तो गैमिटोजेनेसिस सबसे पहले हमारा टर्म आता है, गैमिटोजेनेसिस। देखिए ध्यान से सुनिए, गैमीट, गैमीट का मतलब क्या होता है? जो मेल और फीमेल के अंदर बनते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। रिप्रोडक्शन की मेन प्रोसेस ही है फर्टिलाइजेशन। जहां पर आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा वहां गैमेट इन्वॉल्व होंगे ही। ओके, और जेनेसिस, देखिए बायो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप टर्मिनोलॉजीज को समझ गए तो आपको पूरी तरीके से बायो समझ में आ जाएगी। आप हमेशा जो भी आपको बड़े वर्ड्स देखने को मिलते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप उस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करें, उसके पार्ट्स करके उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ देख के ही हमें पता चल रहा है। देखो, कॉमन इंग्लिश का टर्म होता है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन। ओके, और आगे लिखा है गैमिटो, तो मतलब गैमेट्स का बनना ही क्या कहलाएगा हमारा? गैमिटोजेनेसिस। मतलब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है हमारा? गैमिटोजेनेसिस, याद रखना। इसके बाद आता है हमारा गैमेट जब बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? दैट इज जाइगोट। ओके, याद रखना, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फिर जब जाइगोट बन जाता है तो वो धीरे धीरे डेवलप करता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से फिर वो फीटस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो जाइगोट के बाद जाइगोट का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद फिर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है और इम्प्लांटेशन होता है। आप सबने पढ़ा है इम्प्लांटेशन के बारे में। जब जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो एक फिक्स साइज का होने के बाद यूट्रस में जाकर वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है। ओके, तो उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। देन लास्ट में, अब इसके बीच में आपको कई सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारे टर्म्स पता होंगे पहले से। जैसे गैमिटोजेनेसिस के बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में इंसेमिनेशन होता है। क्या होता है? इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, या वजाइना के अंदर स्पर्म का ट्रांसफर क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद एक पीरियड आता है, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। क्या बोला जाता है? गेस्टेशन पीरियड। ओके, जो 9 मंथ का पीरियड होता है ह्यूमंस के अंदर। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो याद रखना है आपको, ह्यूमंस के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होगा वो अप्रोक्स कितने मंथ्स का होगा? 9 मंथ का होगा। ओके, और इसके बाद जब वो 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो एक लास्ट स्टेज होती है, दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, डिलीवरी हो गया मतलब बर्थ हो गया बच्चे का। उसके बाद फिर जो प्रोसेस होती है दैट इज लैक्टेशन। अब बच्चे को फीड भी तो करना होगा ना, पोस्ट नेटल केयर करनी होगी। तो लास्ट जो हमारा आता है दैट इज लैक्टेशन, बच्चे को फीड करवाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं।
अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा इस चैप्टर का वेटेज क्या है। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का पूरी काफी ज्यादा वेटेज है, 5 to 8 मार्क्स आते हैं ओके बोर्ड के अंदर। 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ अकेले इस चैप्टर से आ जाते हैं, इसका मतलब आप इस चैप्टर को छोड़कर नहीं जा सकते, आपको करना ही पड़ेगा ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली इसमें से लॉन्ग आंसर्स जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं विद डायग्राम, वो बहुत जरूरी है कि आप करके जाओ, क्योंकि उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। जैसे हमें पढ़ना क्या क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमें, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या एनाटॉमी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हिस्टोलॉजी क्या होती है, मतलब किस टाइप के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे इसको मतलब बैलेंस करके रखता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में हम देखेंगे। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या उसकी फिजियोलॉजी होती है, क्या उसकी एनाटॉमी होती है ओके। फिर oogenesis के बारे में, जब ओवम का फॉर्मेशन होगा तो वो कैसे होता है, स्टेप्स भी देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे कि मेल और फीमेल के जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें क्या डिफरेंस होता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे, उसमें कौन कौन सी फेज है, कौन कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन, ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन। उसके बाद प्लेसेंटा को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्या काम करता है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी के बारे में, पार्चुरेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो आपको आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो सबसे पहला तो इसकी लोकेशन और टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस होता है। मेल में ज्यादातर ये आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर का काफी सिग्निफिकेंस होता है। किसकी पोजीशन पे, टेस्टिस की पोजीशन पे, जो उसकी पोजीशन होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का काफी इफेक्ट होता है। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रॉटम। तो टेस्टिस की पोजीशन कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। दिस इज क्रिटिकल बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को 2 मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि क्या कर सके, वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि फीमेल से अगर आप कंपेयर करोगे तो फीमेल में ओवरीज तो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इसीलिए मेल के अंदर ये जरूरी हो जाता है कि अब भाई स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, लेकिन इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 37 है और स्पर्म के लिए कितना चाहिए, 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं मिल पाएगा ना। इसीलिए टेस्टिस की जो पोजीशन होती है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। द स्क्रॉटम एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर मेंटेनिंग द ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। मतलब कि जो स्क्रॉटम होता है वो थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 1 मार्क रीजन बेस्ड क्वेश्चन इन बोर्ड्स। अच्छा, पहले तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे 1 मार्क्स में, लेकिन अब एमसीक्यूज आते हैं। तो मे बी ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछते, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में उसके अंदर ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की हिस्टोलॉजी के बारे में बात करें, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 250 लोब्यूल्स बाय फाइब्रस सेप्टा। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको ना मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर हमें ईच टेस्टिस, यहां पे लिखेंगे हम इन ईच टेस्टिस। यहां पर क्या होता है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर, अब हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, आपको पता ही है।
तो अगर मैं एक टेस्टिस की बात करूं, सिंगल, पेयर की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंगल टेस्टिस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हम लिख देंगे इन ईच टेस्टिस हमें क्या देखने को मिलते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। क्या देखने को मिलेंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अच्छा, यहां पर आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके एग्जाम में कि आपको बताना है कि हाउ मेनी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आर इन दी टेस्टिस। आपको बताना है कि एक मतलब टेस्टिस के अंदर टोटल कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। अब बच्चे आपकी बुक के अंदर भी ये दे रखा है कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन वहां पे ये भी लिखा है कि इन ईच टेस्टिस। तो अगर टोटल पूछे या सिर्फ वहां पे क्वेश्चन में टेस्टिस लिखा है, तो उस टाइम पर टोटल कितने हो जाएंगे, 500। कितने हो जाएंगे, 500। लेकिन अगर एक टेस्टिस के बारे में पूछे तो कितने होंगे टोटल, 250। याद रखना। अब यहां पर भी ध्यान रखना कि हर एक लॉब्यूल में, इन ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल देयर आर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड क्या देखने को मिलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या देखने को मिलेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। आया बच्चों समझ में, मतलब तो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में हमें 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब देखो यहां पर क्या होता है कि हर सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, इन ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। कितने टाइप की सेल्स होती है, 2 टाइप की सेल होती है। ठीक है, याद रखना है। पहली तो होती है हमारी सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं इसे, सर्टोली सेल्स, जिनको कॉमनली नर्स सेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स। ओके। और जो मेन सेल होती है दैट इज मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स। ओके। सर्टोली सेल का काम क्या है, ये मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है, नॉरिश करती है। और मेल जर्म सेल ही मियोसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्या होता है इसके अंदर, मियोसिस। और मियोसिस में पार्टिसिपेट करने के बाद किसका किसको बना देगा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम कॉमनली स्पर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। याद रहेगा बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो ये जो 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल थे ना, इनके बीच में देखो 1 से 3 है, जैसे मैंने बोला कि एक ये, एक ये, एक ये 3 हो गए। ठीक है। अब ये 3 के बीच में जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहले इसको हम रफ करते हैं। ये देखिए, अब मैं यहां एरो लगा रहा हूं क्योंकि इनके बीच में देख रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में मतलब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इनके बीच में जो खाली स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल, स्टीशियल स्पेस। ओके, क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लिडिक सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिडिक सेल। ओके। ये काम क्या करती है, ये काम करती है मेल सेक्स हार्मोन को बनाने का, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ओके। बेसिकली एंड्रोजन्स को रिलीज करती है ये। एंड्रोजन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, उसमें भी मेन हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन का यूज कौन कर लेती है, मेल जर्म सेल। कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म भी बोलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और ये पूरा हार्मोनल फीडबैक से कंट्रोल होता है, याद रखना। ठीक है, बिना हार्मोन्स के यहाँ कोई काम नहीं। टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन ही तो है। ठीक है,
तो याद रखना आप लोग कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये पूरी कहानी होती है इनसाइड द टेस्टिस। याद रखना है, इसमें से कहीं भी किसी भी स्टेप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर नोट करना है तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वही जो मैंने आपको भी पूरा क्लियर करा है वही वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। इन ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 250 lobules by fibrous septa. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. The actual site of the sperm production. तो एक्चुअल साइट कौन सी होती है स्पर्म प्रोडक्शन की? सेमिनिफेरस टिब्यूल। हमने अभी देखा था ना, वहां पर दो टाइप की सेल देखने को मिल रही थी, एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। ओके, द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कंटेन टू टाइप ऑफ सेल। मैंने आपको पहले ही बताया कौन कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया, याद रखना। वही जो मेल जर्म सेल है वो जब अनडिफरेंशिएटेड होती है तो उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। लाइन द इनर वॉल, जो अंदर देखने को मिलती है। दूसरी सर्टोली सेल जिसको नर्स सेल भी कहा जाता है, जो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी? मेल जर्म सेल को, क्योंकि दो ही सेल्स प्रेजेंट है ना सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। ओके, एंड सपोर्ट्स टू डेवलप स्पर्म आल्सो सिक्रेट इनहिबिन। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि स्पर्म प्रोडक्शन में हार्मोन्स का काफी बड़ा रोल होता है। तो जब ओवर स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतना प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये सर्टोली सेल एक इनहिबिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करेगी, जो ब्रेन में जाकर ब्रेन को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हो गया, मतलब जितना स्पर्म की जरूरत थी बॉडी को वो कंप्लीट हो चुकी है, अब ओवर मत बनाओ। तो इनहिबिन सिक्रीट होता है सर्टोली सेल से, वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, और फिर ब्रेन क्या करेगा, अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा टेस्टिस तक और बोलेगा टेस्टोस्टेरोन को कम करो बनाना। ओके, तो ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। और साथ में मैंने आपको बताया था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में कौन सी सेल्स देखने को मिलती है? इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम लिडिक सेल भी कहते हैं। ये क्या काम करती है? ये एंड्रोजन्स को रिलीज करती है और प्राइमरीली टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करती है, जो असेंशियल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए। टेस्टोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करवाने के लिए, और साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, अब सारे पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होंगे? अभी अभी हमने पढ़ा टेस्टिस विच इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, जो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी रिलीज करता है। ओके, फिर स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? पाउच दैट हाउसेस टेस्टिस, मतलब वो पाउच जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। ठीक है, मेंटेन्स टेम्परेचर। मेन काम क्या है इसका? स्क्रोटम का मेन रोल क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। फिर एपिडिडाइमिस क्या है? जहां पर स्पर्म मैच्योर होते हैं और टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, कुछ समय के लिए स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो स्पर्म को टेस्टिस से कहां ले जाता है? यूरेथ्रा की तरफ ले जाता है। मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा ये सारे। फिर इजैक्युलेटरी डक्ट क्या होती है? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसाइकल डक्ट। जब सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट और वास डिफरेंस आपस में जुड़ते हैं, कहां पर जुड़ते हैं? यूरेथ्रा, जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूरेथ्रा। तो क्या बनाते हैं? इजैक्युलेटरी डक्ट को बनाते हैं। फिर यूरेथ्रा क्या है? ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन के लिए। ओके, देन पेनिस। पेनिस क्या है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो कॉपुलेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है और साथ साथ पैसेज ऑफ यूरिन में भी हेल्प करता है। ओके, तो हम यहाँ पर डायग्राम भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्लाइड में ही आपको दे रखा था डायग्राम, ये देखिए, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के जस्ट ऊपर ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस से कौन कनेक्टेड है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस अंदर आया। अब देखो ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं साइड में, ये है सेमाइनल वेसाइकल। क्या है ये? सेमाइनल वेसाइकल। अब ये वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे इस पॉइंट पे। तो ये क्या बन जाएगा? इजैक्युलेटरी डक्ट। और इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होगा? दिस इज द यूरेथ्रा। ये जो आपको पूरा एक लंबा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा फिर यूरेथ्रल ओपनिंग से, यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है इसे, इसके थ्रू बाहर ओपन हो जाएंगे। इसीलिए मेल के अंदर क्या होता है? मेल में
मेल में सेम पाथ होता है, चाहे वो स्पर्म के रिलीज होने का हो या यूरिन के रिलीज होने का हो, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। वो हम आगे देखेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस की, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। काफी बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हैं अभी तक कि स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस होता है। कोई डिफरेंस नहीं होता। हालांकि यहाँ पर कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, क्योंकि वो लिखने में और बोलने में एक जैसी लगती हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को ही कहते हैं, सिनोनिमस है दोनों वर्ड। ओके, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ओके, ये मतलब स्पर्म बनेगा। अकरिंग इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल, कहां पर बनते हैं ये, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बनते हैं। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, एक डिफरेंस और है मेल और फीमेल में। देखो, मेल के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होता है और लाइफ टाइम होता रहता है, जब तक कि वो मेल मर नहीं जाता। ठीक है, मतलब डेथ नहीं हो जाती उसकी तब तक, या नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूं मैं, जो 80 ईयर्स 90 ईयर, मतलब जब तक जिंदा रह जाए तब तक उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहेगा। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो ओवम का प्रोडक्शन होता है वो एट द एज अबाउट कितना, 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स के आसपास, अब एग्जैक्ट 50 ईयर्स नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन को मीनोपॉज कहा जाता है। ओके, तो 50 ईयर, अब ये 45 में भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अराउंड 50 के आसपास, किसी का 55 में भी हो सकता है। उस टाइम पर मीनोपॉज हो जाता है, मतलब ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, या रिलीज होना। प्रोडक्शन तो खैर हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा वहां पर क्या चीजें होती हैं। रिलीज होना बंद हो जाता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 50। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली गिव राइज टू फंक्शनल स्पर्म। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, उससे चार क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं डिफरेंशिएट होके। देखिए यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, और स्पर्मियोजेनेसिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हॉर्मोन्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। सबसे पहले हम बात करें GnRH की, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से निकलता है, हमारे हाइपोथैलेमस से निकलता है, जो कहां पर होता है, स्टिमुलेट्स एंटी पिट्यूटरी, सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। देखो, सबसे पहले एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, GnRH को रिलीज करेगी। वो कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, और फिर वहां से बोलेगा क्या, दो हॉर्मोन्स को रिलीज करो। एक है LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो हमारे, देखो जब LH निकलेगा ना तो वो हमारे लिडिक सेल पे वर्क करता है, और लिडिक सेल का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को निकालना। तो जब तक LH नहीं आएगा, लिडिक सेल को पता नहीं चलेगा टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना है। इसका मतलब LH बहुत जरूरी है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाने के लिए। फिर दूसरा हार्मोन जो निकलता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज FSH। क्या बोलते हैं इसे, फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे सर्टोली सेल पे वर्क करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है या स्टिमुलेट करता है। फिर टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, ये असेंशियल होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो सके, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे बियर्ड का ग्रो होना, आवाज मतलब भारी हो जाना, मतलब जितने भी होते हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ जाना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। कि स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, प्लॉइडी लेवल याद होगा आपको, किसे बोलते हैं प्लॉइडी लेवल, बताइए। प्लॉइडी लेवल मतलब कोई भी सेल जो है वो हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। तो स्पर्मेटोगोनिया कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। लेकिन याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, क्या स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है स्पर्म में, नहीं। वहां पर एक प्रोसेस होती है जिसे हमने क्या बोला था, मियोसिस। क्या बोला था, मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो मियोसिस को क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का काम क्या है, नाम से पता चल रहा है ये रिड्यूस कर रहा है किसी चीज को। तो जब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस होगी,
तो इसका मतलब उसके प्लॉइडी लेवल को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, डिप्लॉइड है वो, तो अब क्या कर देगा, हैप्लॉइड बना देगा उसको। तो स्पर्म जो बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ओके, याद रखना। देखो यहां लिखा भी हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, अब देखो यहां पर भी बच्चों को दो टर्म में बहुत कंफ्यूजन होती है, एक है स्पर्मियोजेनेसिस और एक है स्पर्मिएशन। क्या डिफरेंस है, स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहा जाता है, जब स्पर्मेटिड, अब देखो इसका ना मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। सबसे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम भी कह सकते हो या गोनिया भी कह सकते हो आप, ये डिप्लॉइड होते हैं। ओके, कैसे होते हैं ये, डिप्लॉइड। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं इसका, 2n होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होती है सबसे पहले क्या, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगी तो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, इसमें होती है मियोसिस टू, मियोसिस टू। अब मियोसिस टू होगा तो मैं यहां पे बना देता हूं इसके आगे का, जब मियोसिस टू होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट हुआ, देखो ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोगोनिया में 2n है, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुई, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुई, कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पर्मेटिड में। ओके, देखिए यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है। किसमें स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर कोई डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये स्पर्मेटिड क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, जिसे हम स्पर्म भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होगा। अब होता क्या है कि जो स्पर्म्स होते हैं ना, इनका जो हेड होता है वो एम्बेडेड होता है किसके अंदर, सर्टोली सेल में। कहां पर एम्बेडेड होता है, सर्टोली सेल में। अब जब स्पर्म को बाहर रिलीज होना होगा तो ये क्या करेंगे, जो स्पर्म्स है ये अपने हेड को बाहर निकालेंगे। कहां से निकाल रहे हैं, ये सर्टोली सेल से बाहर निकाल रहे हैं। और जैसे जब सर्टोली सेल से स्पर्म बाहर निकलता है तो उसको कहा जाता है स्पर्मिएशन। यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी, स्पर्मिएशन। तो कंफ्यूज मत होना, स्पर्मेटिड जब कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में तो उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। और जब स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से अपना हेड बाहर निकालेगा तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाएगा, याद रखना। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। अब नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए हमारे सीमेन के अंदर, कितना नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके, ओके, या कंसीव हो सके। तो लगभग 15 टू 200 मिलियन पर ml, एक ml में 15 से 200 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, तब जाकर वो केपेबल हो पाएगा, मतलब फर्टाइल कहलाएगा मेल। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर वो फर्टाइल नहीं होगा, इनफर्टाइल हो जाएगा फिर वो। फिर बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, स्पर्मेटोजोआ बोल लो, स्पर्म बोल लो, चाहे ये बोल लो। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, टोटल हमें 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ओके, हेड, हेड में क्या होगा, देखो मेनली क्या होता है ना, जब स्पर्म ओवम के पास फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है तो वो पूरा अंदर थोड़ी जाता है ओवम के, वो बस अपने हेड को ओवम के अंदर डालता है। हेड को क्यों डालेगा,
क्योंकि हेड के पास क्या है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो कि डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन से बना है। और इस स्पर्म के ऊपर देखो, मैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं स्पर्म का, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहां पर देखिए, ये इसका हेड मान लेते हैं स्पर्म का, ये इसका, ये बीच में नेक है, ये मिडल पीस है, और ये टेल है। ओके, मतलब ये वाला हिस्सा जो नेक है। तो हेड में ध्यान रखना, ये पूरा जो हेड है, इसके ऊपर ना एक पाउच होता है। इस पाउच के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। इस पार्ट को क्या बोले जाता है, एक्रोसोम। देखो होगा क्या, जब मेल गैमेट मतलब स्पर्म ओवम के पास जाएगा, तो ओवम की जो वॉल होती है उसको डिसॉल्व करना जरूरी होता है, ताकि अपने हेड को अंदर एम्बेड कर सके, मतलब अंदर डाल सके। तो उस टाइम पर ये एक्रोसोम ना बस्ट हो जाता है, और जैसे ही इसकी वॉल पे बस्ट होगा, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, बस्ट होगा तो यहां से वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही थोड़ी सी डिसॉल्व होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है, एकदम छोटा सा पोर्शन जितना ये बड़ा स्पर्म है, ठीक है, ये देखो, ये छोटा सा पोर्शन। अब इसके अंदर क्या करा, स्पर्म ने अपने हेड को डाला, और जो इसके हेड में आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था ना, यहां पर ये देखिए, इसके हेड में आपको क्या मिल रहा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, इसने न्यूक्लियस दे दिया अंदर, अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया। और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑलरेडी किसके पास है, ओवम के पास। मतलब एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम के पास है ऑलरेडी, और एक कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्पर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। हालांकि ये देखिए, जब स्पर्म अपने हेड से न्यूक्लियस को कंट्रीब्यूट कर देता है, उसके बाद फिर ये पोर्शन वापस से क्लोज हो जाता है, और ये पूरा हिस्सा, मतलब इसके हेड के नीचे का पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाहर ही रह जाता है, पूरा स्पर्म अंदर नहीं जाता। याद रहेगा। तो यहाँ लिखा है कवर्ड बाय एक्रोसोम, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे हाइलुरोनिडेज, हाँ, और एक्रोसिन। ये सब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अंदर के कंपोनेंट है। These enzymes are essential for penetrating the zona pellucida of the egg during fertilization। तो ओवम की सबसे ऊपर लेयर कौन सी है, जोना पेलेस्यूडा। ये भी याद रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन है, पॉसिबल आ सकता है। ठीक है, और पूछा गया है पहले, ऐसा नहीं है कि अभी बना सकते हैं, वो पहले भी पूछा गया है। ओके, तो एक एक चीज को ध्यान रखना है आपको। ओवम की जो आउटर लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, जोना पेलेस्यूडा। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक कोरोना रेडिएटा भी उसकी ऊपर लेयर होती है ओवम के ऊपर। तो कोरोना रेडिएटा जो होती है ना, वो लेयर होती है, लेकिन वो चार्जेस की लेयर होती है, या ये भी याद रखना है। हम कंसीडर किसको करते हैं, जोना पेलेस्यूडा को कंसीडर करते हैं, सबसे आउटर लेयर जो होती है। ओके, इसके बाद दूसरा पोर्शन जो आता है हमारा, दैट इज नेक। नेक क्या है, एक शॉर्ट कनेक्टिंग रीजन है, किस किस के बीच का, हेड और मिडल पीस। यहां पर देखिए, ये वाला हिस्सा ही तो नेक है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है हेड को मिडल पीस से। कंटेन्स द सेंट्रियोल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर, मतलब हेड वाले रीजन के पास ही, लेकिन नेक के पास होता है, इसलिए यहां पर भी एक सेंट्रियोल होता है। ध्यान रखना, आपने पहले पढ़ रखा है, मियोसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ रखी है। तो वहां पर जब स्पिंडल एपरेटस बनता है, तो वहां पर दो सेंट्रियोल की जरूरत होती है। कितने सेंट्रियोल की जरूरत होती है, दो। एक ओवम के पास ऑलरेडी होता है, और एक कंट्रीब्यूट करेगा कौन, स्पर्म कंट्रीब्यूट करेगा। याद रखना, तभी तो वो पूरा स्पिंडल एपरेटस होता है हमारा, वो बन पाएगा। यहां पर ऐसे, ये दोनों तरफ, मतलब ये तो कोने में होते हैं दोनों, एक सेंट्रियोल इधर होगा, एक सेंट्रियोल इधर होगा, और क्रोमोसोम फिर अपने आप को अरेंज करेंगे बीच में इक्वेटोरियल प्लेट पे। याद है मियोसिस की प्रोसेस। ओके, तो इसीलिए नेक क्या कंट्रीब्यूट करेगा, एक सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करेगा। नेक में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। ओके, उसके बाद मिडल पीस, नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आता है, मिडल पीस का पोर्शन आता है। इसके अंदर हमें न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, जो स्पाइरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्पाइरल फॉर्म में, ऐसे। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आपको पता होगा जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब मूव करने वाला। ओवम तो मूव करता नहीं है। अच्छा, वो मूव कर रहा है स्पर्म, तो उसको एनर्जी भी तो चाहिए कहीं से।
कहां से मिलेगी? उसके मिडल पीस से मिलेगी, क्योंकि मिडल पीस के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहां लिखा भी हुआ है, spirally around the axial filament. Mitochondria provide energy in the form of ATP. ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म मोटिलिटी के लिए, ताकि स्पर्म मूव कर सके। दिस इज वाई द मिडल पीस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ स्पर्म। इसीलिए मिडल पीस को और क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहा जाता है, याद रखना है। ओके, अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल तो सब पूछ लेते हैं, सबको पता होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि पावर हाउस ऑफ स्पर्म क्या होता है, तो याद रखना है क्या होता है? मिडिल पीस। क्या बोलोगे? मिडिल पीस। ओके, लास्ट पोर्शन कौन सा होगा स्पर्म का? टेल। टेल का काम क्या है? ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके मूव करने के लिए। टिपिकल कंटेन्स अ एक्सोनिम विद अ टिपिकल 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोटिब्यूल। बेसिकली फ्लैजेलम ही है ये। सेल वाले चैप्टर में आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, कि सीलिया और फ्लैजेला नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स हमें सेल में देखने को मिलते हैं, और जब हम उनको क्रॉस सेक्शनली डिवाइड करें या कट करें तो हमें 9+2 एरे देखने को मिलता है। 9 डुप्लेट फाइबर्स होते हैं ना, 9 डुप्लेट, और बीच में 2 सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। तो वही अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोपेल्स स्पर्म थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टुवर्ड्स द ओवम। और यही यही वो पोर्शन है जो स्पर्म को ओवम तक लेकर जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये स्पर्म वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं स्पर्म के बारे में, वो भी ध्यान रखने हैं कि टोटल लेंथ जो होती है स्पर्म की कितनी होती है? 60 माइक्रोमीटर। कितनी होगी? 60 माइक्रोमीटर, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। मे भी हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो पूछ लेगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए पढ़ लो अच्छे से, ताकि अगर एक आध क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज में चला भी गया तो आप कर पाओ। नॉर्मल स्पर्म काउंट ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है, कितना होना चाहिए? 15 से 200 मिलियन पर ml। ठीक है, किसमें? सीमन में। स्पर्म नहीं बोलोगे, सीमन बोलोगे। ओके, अगर इससे कम होता है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? अगर 15 मिलियन पर ml से कम होगा तो इस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, जीरो स्पर्म काउंट मतलब है ही नहीं स्पर्म, सीमेन तो रिलीज हो रहा है लेकिन उस सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। फिर एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम कैसे बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही मॉडिफिकेशन होता है एक्रोसोम। एनर्जी सोर्स क्या है स्पर्म के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडल पीस में होता है, अभी अभी हमने पढ़ा। मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? टेल, जो कि एक फ्लैजेलम है। और प्लॉइडी लेवल क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पर्म गैमेट है ना भाई, ये तो 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। स्पर्म गैमेट है तो हैप्लॉइड होगा, 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। अब बोर्ड में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसके ऊपर? आपको स्पर्म का डायग्राम बनाने के लिए बोल देंगे, उसके पार्ट्स की लेबलिंग के साथ। ऑलवेज लेबल, हमेशा आपको क्या लेबल करना है? जो नहीं भूलना। बाकी कुछ भी भूल जाओ, लेकिन जो नहीं भूलना, एक्रोसोम को लेबल करना है, न्यूक्लियस को लेबल करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को लेबल करना है, और फ्लैजिलम को। आप भले ही मत लिखो कि नेक यहां होता है, नेक। ठीक है, लेकिन ये 4 पोर्शन आपको बहुत जरूरी ही, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आपको वहां पर लेबल करना पड़ेगा, इससे आपको मार्क्स मिल सके पूरे। और साथ में हर एक पार्ट का फंक्शन भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। ठीक है, कोशिश करना टाइम को अच्छे से मैनेज करो एग्जाम में, और अच्छे से लिख पाओ, थोड़ी डिटेलिंग भी लिख पाओ। जरूरी नहीं है कि आप खाली इसके नाम, पार्ट्स के नाम लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर्स को थोड़ी डिटेलिंग भी चाहिए हो, तो आप थोड़ा लिख दोगे उसके बारे में एक लाइन, तो आप बेटर है ना आपके लिए, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, या कम मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। आया समझ में? यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम समझेंगे एनाटॉमी और ओवरी के स्ट्रक्चर्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, दैट इज ओवरी। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो ओवा प्रोड्यूस करती है, और साथ में कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन्स को? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन से हार्मोन होंगे? एस्ट्रोजन। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होता है,
जिनको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, ओविडक्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, एक ही नाम है भाई। ओके। ट्रांसपोर्ट ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो काम है, एक तो ये वो पोर्शन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम ओवरी से रिलीज होकर कहां जाएगा, यूट्रस के अंदर। और कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जाएगा। फिर यूट्रस, यूट्रस को वॉम्ब भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है जहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो जाइगोट है या एम्ब्रियो है वो आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, वो जाकर इम्प्लांट होगा कहां पर, यूट्रस के अंदर। जो फेटल डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड चलता है वो कहां पर चलता है, वो यहीं पे तो चलता है। और इसकी 3 वॉल लेयर्स होती है। कितनी वॉल लेयर होती है, 3। यहाँ पर 2 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट लेयर्स है इसीलिए 2 के बारे में लिखा है। कौन कौन सी, मायोमेट्रियम, ये मिडिल लेयर होती है। ये मस्कुलर हाई मस्कुलर लेयर होती है, मतलब थिक मस्कुलर लेयर होती है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, यही साइक्लिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही शेड होती है हर महीने। ओके। फिर सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स क्या है, एक लोअर नैरो पार्ट है यूट्रस का, यूट्रस का लोअर पार्ट है, याद रखना। और अपर पार्ट किसका है, वजाइना का अपर पार्ट है। लोअर पार्ट यूट्रस का, वजाइना का अपर पार्ट। ठीक है, और कहाँ ओपन होता है, वजाइना में ओपन होता है। वजाइना क्या है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेशन इसी के थ्रू होता है फीमेल से, सेक्सुअल इंटरकोर्स। और बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन, अब ध्यान रखना, जब पार्चुरेशन होगा मतलब बच्चे की जब डिलीवरी हो रही होगी उस समय पर जो सर्वाइकल कैनाल होगी, सर्विक्स के अंदर जो कैनाल होती है दैट इज सर्वाइकल कैनाल, प्लस वजाइना की जो कैनाल होती है, वजाइनल कैनाल, ये दोनों का डायमीटर सेम हो जाएगा। जनरली जनरली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल का डायमीटर कम होता है, वजाइनल कैनाल का एज कंपेयर टू सर्वाइकल कैनाल थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, बर्थ के टाइम पर, बच्चे के बर्थ के टाइम पर ये दोनों का डायमीटर सेम हो जाता है, एक ही डायमीटर के हो जाते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, याद रखना, बर्थ कैनाल। ओके। तो ये दोनों के मिलने से क्या बना, बर्थ कैनाल बना, और उसी बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चे की डिलीवरी होगी, पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी। ओके। अब समझते हैं हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में। हर एक ओवरी जो होती है, मतलब 2 होती है ना ओवरी, पेयर में होती है, ये भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ईच ओवरी इज अ स्मॉल आमंड शेप्ड ऑर्गन, लगभग इसका साइज कितना होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रीजन, 2 रीजन होते हैं, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं तो देखिए, जैसे मान लेते हैं दिस इज द, ये एक ओवरी है। ओके, एक ओवरी है ये, इसके 2 रीजन्स होंगे। बाहर जो आउटर रीजन है ना, ये वाला जो ऊपर ऊपर बाहर बाहर का हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा, आउटर रीजन, इसको क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। बायो के अंदर याद रखना, कहीं पे भी पढ़ लो आप, कॉर्टेक्स हमेशा आउटर रीजन को कहा जाता है, और मेड्यूला किसको कहा जाता है, इनर रीजन को। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोला जाएगा, मेड्यूला। कॉर्टेक्स में क्या होता है, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में हमें दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियन फॉलिकल, क्वाटरनरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। ओके। अंदर क्या होता है, मेडुला, इनर रीजन में, यहाँ पर हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, लिम्फेटिक्स देखने को मिलते हैं, और टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ज्यादा रोल नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर खाली ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेट होता है, लिम्फ सर्कुलेट होता है, और कुछ टिश्यूज, हमें इंपॉर्टेंट टिश्यूज जिनके अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो देखने को मिलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, क्योंकि यही आगे चल के आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएगा। फॉलिकल डेवलपमेंट स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, follicle represent different stages of oocyte development within the ovary. Understanding these stages in critical for boards is critical for boards। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एक तो आपको डायग्राम जरूर बना के जाना है ओवरी का, आपकी बुक के अंदर दे रखा है, उससे बना लेना। और ये पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो उसके चांसेस थोड़े कम भी रहते हैं आने के। अगर स्पर्मे मतलब गैमेटोजेनेसिस आपको आपसे पूछना है एग्जामिनर को, तो वो चाहेगा कि आपको फीमेल का ही oogenesis जो होता है वो पूछे। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होंगे। ठीक है,
प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद ही नहीं होती। क्या है ग्रेन्युलोसा सेल? ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक होता है प्राइमरी oocyte। क्या होगा? प्राइमरी oocyte। इसके ऊपर ना कुछ सेल्स आके इसको कवर कर लेगी। इन सेल्स को क्या बोला गया? ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है। और एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर एक मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको। मेल के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म के बनने की शुरुआत होती है वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी होती है। ओके। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल जब अपने मदर के वॉम्ब में होती है, मतलब ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड, जैसे एक फीमेल है वो अपनी मदर के वॉम्ब में है। ओके। मतलब वो गेस्टेशनल पीरियड में, उसी टाइम पर उसकी ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oocyte बन चुके होते हैं। जैसे ही वो लड़की जन्म लेगी, किसी फीमेल का जन्म हुआ, अब उसकी ओवरी में कोई भी एक्स्ट्रा oocyte नहीं बनेगा। ओके। अब होगा क्या? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक उसमें से कई सारे oocyte डिस्ट्रॉय होते हैं। और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब एक फीमेल प्यूबर्टी की एज में होती है, तो उसकी ओवरी में बस 14,000 से 14K लिख देता हूं मैं यहां पर, 40 40K टू 50K oocyte बचे होते हैं। और यही एक एक करके हर ओवरी से हर मंथ रिलीज होते हैं। ओके। इसीलिए यहां पर क्या होता है देखो, कब होता है? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से होता है। 2 मिलियन होते हैं लगभग किस टाइम पर? एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर फीमेल की ओवरी में कितने oocyte होंगे? कौन से oocyte? प्राइमरी oocyte। लगभग कितने? 2 मिलियन। ओके। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, ग्रेन्युलोसा सेल्स बिकम्स क्यूबॉइडल एंड मल्टी लेयर्ड, जोना पेलेस्यूडा ग्लाइकोप्रोटीन कोट अपीयर्स अराउंड द oocyte। अब इसके ऊपर ना जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स इसके ऊपर और लेयर्स बनाने की कोशिश करेंगी। ठीक है। और इसके ऊपर आएंगी, क्या बना देगी? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, पेल्यूसिडा। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। मतलब पहले बना क्या? प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। फिर बना प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte ही है। सबसे अंदर तो प्राइमरी oocyte ही है ना, बस उसके ऊपर क्या आ रही है? सेल्स की लेयर आ रही है, जिन्हें ग्रेन्युलोसा सेल्स कहा गया। और उसका नाम बदलता गया जैसे जैसे लेयर्स आती गई। पहले था वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल। थीका सेल्स अपीयर्स, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड स्पेस begins to form the granulosa cell layers। मतलब यहां पर ना अंदर फ्लूइड फिल होने लगेगा, जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब मेडुला वाला जो रीजन है ओवरी का, वहां पर फ्लूइड आने लगेगा। और फिर बनता है टर्शियन और ग्राफियन फॉलिकल। ये लार्ज होता है। देखो मैंने बताया था ना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके बाद टर्शियन फॉलिकल, क्वाटरनरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। जब ये फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वो जो स्ट्रक्चर बनता है मैच्योर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। ओके। लार्ज होता है, मैच्योर फॉलिकल होता है विद अ वेल डेवलप्ड एंट्रम, रप्चर्स एट ओव्यूलेशन। कब रप्चर करेगा ये रप्चर करता है, कब करता है? ओव्यूलेशन के डे पर, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे पे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से क्या निकला? क्या निकला? देखो ये प्राइमरी oocyte था ना, प्राइमरी oocyte, ये अंदर ही सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल से फिर बाहर निकल जाता है सेकेंडरी oocyte। ओके। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल चुका है। ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम काम क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। किसको रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा इसको अच्छे से समझाता हूं आपको, ताकि क्लियर हो सके आपको। ये देखिए, यहां पर है हमारी कहीं ओवरी। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है। यहां पर होता है हमारा यूट्रस। ओके।
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ये रप्चर करेगा एट द मिड ऑफ द साइकिल, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये रप्चर करता है तो इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte आ गया है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल था हमारा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जाएगा, कहां जाएगा भाई, एंडोमेट्रियम की वॉल पे, और उसको बोलेगा अपनी थिकनेस को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ, क्योंकि अगर इस समय एट द टाइम, लगभग कितना टाइम हो रहा है, 14th डे हो रहा है। कौन सा डे हो रहा है, 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इस टाइम पर ओव्यूल बाहर निकल चुका है, फेलोपियन ट्यूब में जा चुका है, और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद यहां अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा भाई, होगा ना। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हुए कहां जाता है, यूट्रस के अंदर जाता है। अब यूट्रस के अंदर उसको क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको इम्प्लांट होना है अगले 9 मंथ के लिए। और इम्प्लांट होने का मतलब ये जो वॉल है, सबसे अंदर वाली वॉल को हमने क्या बोला था, एंडोमेट्रियम। क्या बोला था, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वॉल जो है, इसको थिक होना पड़ेगा। अगर ये थिक नहीं हुई तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। एक मिनिमम थिकनेस चाहिए होती है एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये हार्मोन हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ये एंडोमेट्रियम की वॉल पे जाता है और उसको बोलता है थिक होने के लिए। और जब वो थिक होने लगती है तो धीरे धीरे ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये यूट्रस की तरफ जाएगा, और वहां पर ये क्या करेगा, इम्प्लांट कर लेगा अपने आप को। और अगले 9 मंथ के लिए फिर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है, वो यहीं पर होता है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, कि अब मान लो यहां पर स्पर्म आया ही नहीं, और स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसका तो काम है, ये तो बाहर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, इस ओव्यूल को लगातार यूट्रस की तरफ भेजती है। जैसे ही यूट्रस की तरफ जाएगा ये, यहां पर यूट्रस को दिखा कि भाई ओव्यूल तो हमारा फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो क्या होगा कि ये जो वॉल थी, ये जो इतने दिनों में थिक हुई थी, किसकी वजह से थिक हुई थी, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से थिक हुई थी। ये वॉल रप्चर कर जाएगी लगभग कौन से दिन, 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वॉल रप्चर करेगी, ओव्यूल जो हमारा ओव्यूल है या ओवम कह सकते हो आप, वो भी इस रप्चर्ड पार्ट के थ्रू, मतलब जब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। तो जब ये वॉल रप्चर करती है तो ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती है, और यहां से फिर ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग्स में एक तो ये टिश्यू होता है एंडोमेट्रियम का, ये ओवम होगा, सेकेंडरी oocyte जिसे बोलते हैं, और ब्लड होगा। ये सारी चीजें ब्लड के मतलब ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी, या तो फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी अगले 9 मंथ के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ब्लीडिंग के साथ जितना भी जो टिश्यू का पोर्शन होगा, ओवम का पोर्शन होगा, ये सारा बाहर निकल जाएगा। आया बच्चों समझ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अगर समझ गए तो आपको पूरा oogenesis समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। कौन सी प्रोसेस है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, मैच्योर फीमेल गैमेट। ठीक है, बनता हुआ देखने को मिलता है। किससे बनता है, oogonia से बनता है। अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बिगन्स ड्यूरिंग फेटल लाइफ इटसेल्फ। स्पर्मेटोजेनेसिस कब से हो रहा था, प्यूबर्टी से, मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया। लेकिन oogenesis कब से स्टार्ट होगा, जब एक फीमेल अपनी मदर के वॉर्म में ही होगी, मतलब गेस्टेशनल पीरियड के दौरान ही, एंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन अकर्स। प्राइमरी oocyte गिव राइज टू वन फंक्शनल ओवम प्लस 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पर जो ओवम बनेगा, वो ओवम अकेला नहीं बनता, वो अपने साथ कुछ सेकेंडरी बॉडीज भी बनाता है। ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी पोलर बॉडीज कहते हैं। ओवम बनेगा तो वो अपने साथ कितने, 3 नॉन फंक्शनल सेकेंडरी पोलर बॉडीज बनाएगा। और आज तक किसी को पता ही नहीं है कि इन पोलर बॉडीज का काम क्या होता है।
किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी डॉक्टर को नहीं पता कि इसका काम क्या होता है। ये बाद में अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन बनती जरूर है, मतलब जब ये ओवम बन रहा होता है तो फेटल लाइफ के दौरान ही ओगोनिया मल्टीप्लाई करती है माइटोसिस के थ्रू। इसके बाद प्राइमरी oocyte बनता है और ये अरेस्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये प्रोफेस की फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद की प्रोसेस नहीं चलेगी। कब चलेगी? प्यूबर्टी के दौरान। मतलब कि ये लगभग 11-12 साल तक इसी स्टेज में अरेस्टेड रहता है, कोई आगे प्रोसेस ही नहीं होती। जब प्यूबर्टी आएगी तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। ओके। और ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है ऑन फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन स्पर्म मिल जाएगा ना, जब ओवम से फर्टिलाइज हो जाएगा, तब मियोसिस खत्म होती है। सोचो कितना लंबा समय है। जब एक लड़की, एक फीमेल अपनी मदर के वॉम्ब में थी, उस टाइम पर वो oocyte बनना स्टार्ट हुए थे, और बनते ही वो कौन सी स्टेज में? प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो गए। उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ। जन्म से 12 साल तक, 12-13 साल, जो भी प्यूबर्टी की एज होती है, वो डिपेंड करती है बॉडी टू बॉडी, तब तक वो इसी स्टेज में रहे। उसके बाद जैसे ही उसका प्यूबर्टी आई, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी। और जब अब मियोसिस फर्स्ट खत्म हो चुका है, कि क्या बचा है? मियोसिस सेकंड बचा है। तो मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगा? जब सेकेंडरी oocyte फ्यूज हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइज हो जाएगा, किससे? स्पर्म से। ओके, तो ये प्रोसेस होती है हमारी पूरी। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दे रखा है दोनों के बीच में। क्या क्या कंपेयर? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। कब स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होगी? जब प्यूबर्टी आएगी। जबकि oogenesis कब होगा? फेटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ टाइम होती रहती है। जबकि oogenesis 2 पॉइंट पे अरेस्ट होती है। एक तो मैंने पहले ही बताया, मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हुई, और एक जब मीनोपॉज आ जाता है, खत्म। एक स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स में कन्वर्ट होगा? 4 में। जबकि एक oocyte कितने में कन्वर्ट होगा? एक ही ओवम में कन्वर्ट होगा, और साथ में 3 पोलर बॉडीज बनती है, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है। स्पर्मियोजेनेसिस होता है इसके अंदर, जबकि यहां पर ऐसी कोई स्टेप नहीं होती। मियोसिस सेकंड बिफोर रिलीज, मियोसिस सेकंड रिलीज होने से पहले ही हो जाता है, जबकि यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होता है। अभी अभी देखा था ना हमने, यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। इक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, यहां पर अनइक्वल होता है, क्योंकि यहां पर जो ओवम होता है वो लार्ज होता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है oogenesis के बारे में। जैसे oogonia जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, प्रेजेंट इन 2 मिलियन एट दी बर्थ, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ लगभग कितने होंगे? ये 2 मिलियन होंगे। बाय प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय कितने बचेंगे? 60,000 से 80,000। अब ये डेटा थोड़ा वरी करता है, आपके एनसीईआरटी में 40,000 से 60,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर मे बी, मतलब अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग बता रखा है। ओके। प्राइमरी oocyte जो होता है वो अरेस्टेड होता है कहां पर? प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, कैन रिमेन सो फॉर ईयर्स, बहुत काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक ये अरेस्टेड ही रहता है उस स्टेज में। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय अ स्पर्म। पोलर बॉडीज आर स्मॉल नॉन फंक्शनल सेल्स प्रोड्यूस ड्यू टू अनइक्वल साइटोप्लाज्म। अच्छा, पोलर बॉडीज क्यों होती है? देखो यहाँ लिखा है नॉन फंक्शनल, कोई काम ही नहीं है। अच्छा, काम है नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हमें पता नहीं है। ओके, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। क्यों बन रहे हैं पोलर बॉडीज? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा। ओके, याद रखना। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। ठीक है। menstrual cycle, the 28-day cycle. The menstrual cycle is a series of cyclic changes in the ovary and uterus occurring approximately every 28 days, beginning, कब से बिगिन होती है? बिगिनिंग एट मीनार्की। मीनार्की किसे कहा जाता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगी, लगभग कितने साल में आती है? 12 से 13 साल में। जब एक फीमेल जो होती है वो 12 से 13 साल की होती है, तो उस समय पर पहली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीनार्की। एंड कंटिन्यूइंग अंटिल मेनोपॉज, और लगभग लगातार कब तक चलती रहती है? मेनोपॉज तक, एट द एज कितने? लगभग अराउंड 50 years. It is controlled by a complex interplay of hormones. If fertilization does not occur, the cycle repeats. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये साइकिल लाइफ टाइम, मतलब एट द एज ऑफ 50 तक अप्रॉक्स है ये एज, कोई पक्का नहीं है। ठीक है।
50 साल की उम्र तक ये साइकिल नॉनस्टॉप चलती रहती है। ओके, तो कौन कौन से फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, डे 1 से लेकर डे 5 तक। अच्छा, डे 1 किसे माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, याद रखना। तो फर्स्ट डे कौन सा है? जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या बोला जाता है? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, याद रखना भाई। अकर ड्यू टू फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, अचानक से क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से ये वॉल शेड होने लगती है, अकॉम्पेन्ड बाय ब्लीडिंग। लगभग कितना ब्लड? इस ब्लीडिंग के दौरान लगभग 50 ml ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी का। ओके, दूसरी फेज आती है। अच्छा, पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज गायब, मतलब खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है 1 से 5 दिन। छठे दिन से स्टार्ट होता है 14 दिन तक, दैट इज फॉलिकुलर फेज। इस दौरान जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है, एस्ट्रोजन राइज करता है लगातार 6 से 14 दिन तक, मतलब बढ़ने लगता है लगातार। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स रिपेयर्स इटसेल्फ, जो एंडोमेट्रियम इस दौरान मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान झड़ चुकी थी, शेड हो चुकी थी, वो अपने आप को रिपेयर करती है। और एलएस सर्ज होता है, हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो क्या करता है? वो एस तो नॉर्मली बैठा रहेगा। ओके, कई लोगों को आग में घी डालने की आदत होती है, वो आराम से बैठे रहेंगे और एकदम से कुछ बोलेंगे कि सामने वाला एकदम हाइपर हो जाए। ओके, वही काम होता है एलएच का। एलएच क्या करता है भाई? आराम से 1 से 5 दिन तक बैठा हुआ है, 6 से 13 दिन तक बैठा हुआ है, मतलब 1 से 13 दिन तक आराम से बैठा हुआ है। 14वें दिन पता नहीं भाई इसको क्या होता है, अचानक से उठता है, इतना लेवल बढ़ा लेगा अपने आप को, इसीलिए इसको कहा जाता है एलएस सर्ज। अपने आप का लेवल इतना बढ़ा लेता है, क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर। किसकी वजह से? एलएच के गुस्से की वजह से। एलएच ने क्या करा? अपने लेवल को बढ़ा दिया। ओके, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन हो जाता है। क्यों? क्यों होता है? रीजन क्या है? एलएच सर्ज की वजह से। क्यों होगा? एलएच सर्ज की वजह से। इसके बाद 15th डे से जो 28 डे का जो टाइम पीरियड होता है, इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। रप्चर्ड फॉलिकल, जो रप्चर्ड फॉलिकल कौन सा था? रप्चर हुआ था जो फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन को भी रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है इम्प्लांटेशन करने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बाद में डीजनरेट कर जाता है और मेंस्ट्रुएशन बिगिंस अगेन। दोबारा से वही मेंस्ट्रुअल फेज चलेगी, फॉलिकुलर फेज चलेगा, ल्यूटियल फेज चलेगा, यही रिपीट होता जाएगा बार बार, याद रखना। हार्मोनल चेंजेस समरी, अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम एफएसएच कहते हैं शॉर्ट में। फॉलिकुलर फेज के दौरान इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, बढ़ जाता है, ताकि ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कर सके और एस्ट्रोजन को सिक्रेट कर सके। कौन सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन को? फॉलिकल्स करते हैं। ओके, एस्ट्रोजन पीक्स जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले एस्ट्रोजन पीक लेवल पे होता है, कॉजेस एलएच सर्ज, जिसकी वजह से एलएच का अमाउंट भी बढ़ जाता है। रिपेयर्स एंडोमेट्रियम, और क्या काम होता है एस्ट्रोजन का? एंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, उसको रिपेयर करने का काम है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लगभग कब एक्टिवेट होता है? सर्ज ऑन डे 13th, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन ऑन डे 14th। 13वें दिन एकदम से बढ़ेगा और 14वें दिन क्या करवा देगा? ओव्यूलेशन करवा देगा। और लास्ट हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, जो कहां से निकलेगा? सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से बाहर निकलता है और ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कब इसका लेवल पीक पे होता है? ल्यूटियल फेज में, जो मिड ऑफ द साइकिल होती है, वहां पर इसका लेवल पीक पे होता है। अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे मिनार्की, पता ही होना चाहिए आपको। जो फर्स्ट मेंसुरेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? मिनार्की। इसके बाद लास्ट मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। सेसेशन ऑफ मेंसुरेशन लगभग कितना समय होता है? 50 साल के आसपास। ओके, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ, अब देखो ओवम को रिलीज नहीं बोलोगे, ओव्यूलेशन में क्या बोलोगे आप? एक्चुअल टर्म जो यहाँ पर इस्तेमाल हो, कई बच्चे क्या करते हैं, रिलीज ऑफ ओवम एट द मिड ऑफ द साइकिल, ये लिख देते हैं। ओवम रिलीज नहीं होता, याद रखना। क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। ओके, कॉमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं
नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो ओवम रिलीज होता है 14th डे, लेकिन आप तो बायो के स्टूडेंट हो ना, आपको लिखना है बायो की लैंग्वेज में, तो आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी oocyte 14th डे पर रिलीज होगा, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे क्या? ओव्यूलेशन। ओके। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या बना देता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये टेम्पररली एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन। ओके। फिर ल्यूटियल फेज क्या होती है? सिक्रेटरी फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। साइकिल इज एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यूजुअली ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ये साइकिल कब एब्सेंट रहती है? प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगी। और अगर मदर आफ्टर बर्थ, बच्चे के बर्थ के बाद मदर उसको इंटेंसली फीड करवा रही है, तो अगले 6 मंथ तक इंटेंसली फीड, मैंने क्या बोला? इंटेंसली फीड करवा रही है, अच्छे से प्रॉपर फीडिंग करवा रही है, तो अगले 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि होगी ही होगी, लेकिन नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। लेकिन इसके लिए जरूरी है इंटेंसली फीड। यहाँ ये इस मेथड को आप पढ़ोगे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में। ठीक है। तो अगले 6 महीने तक इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके। इसके बाद फर्टिलाइजेशन आता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म और ओवम का फ्यूजन है। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले समझना है कि इसका साइट क्या होता है, कहां पर होता है ये। आपसे अगर पूछे एग्जाम में कि कहां पर होगा फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे एम्प्यूला वाले रीजन में। यहां पर एग्जैक्ट डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ एग्जैक्ट डिटेल वहां पर आपको। लेकिन आपको तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, अदरवाइज एग्जामिनर आपका क्वेश्चन मतलब आंसर ही गलत कर देंगे। यहां पर लिखा है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। एक्चुअल में यही होता है। एम्पुला और स्थमिक, जो स्थमस वाला इन दोनों के बीच का जंक्शन होता है, एक्चुअल में यही होता है, लेकिन आपकी बुक में एम्पुला लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? एम्पुला वाले रीजन में होता है। ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, द एम्पुला इज द वाइडर, एम्पुला जो होता है वाइडर पार्ट होता है, आउटर पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का। द रिलीज्ड सेकेंडरी oocyte इज वायबल फॉर ओनली 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, while sperm can survive 48 to 72 hours in the female reproductive tract। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ओवम जब ओवरी से एक बार निकल गया, तो वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही केपेबल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन स्पर्म एक बार अगर फीमेल जेनाइटल्स में पहुंच गया, तो वो 48 से 72 आवर्स तक कैपेबिलिटी रखता है इस ओवम को फर्टिलाइज करने की। ठीक है, याद रखना। क्या क्या स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन के? पहले स्पर्म कैपेसिटेशन होता है। अच्छा, स्पर्म कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? इसको आप स्पर्म एक्टिवेशन भी बोल सकते हो। sperm undergo functional maturation in the female reproductive tract, they acquire the ability to fertilize the egg। ऐसे एबिलिटी नहीं होती स्पर्म के पास। जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जाता है ना, तब वो वहां पर एक्टिवेट होता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्म कैपेसिटेशन। अ प्रोसेस कॉल्ड कैपेसिटेशन। लगभग 7 घंटे का समय लगता है। 7 घंटे का मतलब स्पर्म के अंदर पहुंचने के बाद 7 घंटे। ओके। मोटिलिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। इसकी मोटिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ओके। और इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो मूव करने लायक हो जाता है। फिर एक्रोसोम रिएक्शन होता है। मैंने बताया था आपको, ओवम के पास जाने के मतलब स्पर्म जब ओवम के पास पहुंच जाएगा, तो क्या करेगा? वो जोना पेलेस्यूडा को डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपने हेड को ओवम के अंदर डाल सके। ऑन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलेस्यूडा ऑफ द सेकेंडरी oocyte, द एक्रोसोम रिलीजेस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ओके। ये जो एंजाइम के कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। दीज डाइजेस्ट द जोना पेलेस्यूडा अलाउइंग स्पर्म टू पेनिट्रेट, कॉल्ड द एक्रोसोम रिएक्शन। अच्छा, कभी आप इस रिएक्शन को देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो वहां पर ना एक लाइट निकलती है। तो लोग कहते हैं कि मिरेकल होता है ये, जब स्पर्म जोना पेलेस्यूडा लेयर को डिसॉल्व कर रहा होता है। तो वो चार्ज रिएक्शन होती है, क्योंकि वहां पर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए कभी आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को, तो आपको एक लाइट निकलते हुए दिखाई देगी अचानक से। ओके। वो चार्जेस की वजह से होती है। जो चार्जेस का कोरोना रेडिएटा के ऊपर जो चार्जेस होते हैं और स्पर्म के बीच में जो पूरे चार्जेस का एक बैलेंस बनता है, उस कारण वो लाइट हमें देखने को मिलती है। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। आफ्टर वन स्पर्म पेनिट्रेट्स cortical granules beneath the egg membrane, release their contents, hardening the zona pellucida and preventing polyspermy entry of more than one sperm। एक स्पर्म जैसे ही अपने हेड को ओवम के अंदर डाल देगा,
वैसे ही जोना पेलेसिडा लेयर अपने आप को हार्ड करने लगेगी, ताकि कौन सी कंडीशन ना हो सके, पॉलीस्पर्म की कंडीशन ना हो सके, एक एग को एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना कर दें। ठीक है, हालांकि वो भी रेयर केसेस होते हैं जहां पर आपको देखने को मिलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो जब मोनोजाइगोटिक कब होगा, एक जाइगोट बन रहा है, मतलब एक ओवम में दो स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होगा, दोनों की शक्ल भी एक जैसी होगी, हरकतें नहीं होंगी एक जैसी, लेकिन शक्ल एक जैसी होगी। लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या होगा कि दो ओवम एक साथ आ गए, दो अलग अलग स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज कर दिया। ओके, उनकी शक्ल एक जैसी नहीं होगी, वो अलग अलग ही दिखाई देंगे, होंगे जुड़वा लेकिन अलग अलग ही दिखाई देंगे डाइजाइगोटिक में, क्योंकि अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं। इसके बाद कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड, द सेकेंडरी oocyte arrested at metaphase second now completes meiosis second producing the mature ovum and the second polar body। पहले बताया था मैंने आपको, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। और अब क्या होगा, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज। अब न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, पहले स्पर्म और ओवम फ्यूज करे थे, अब दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोला जाता है, सिनगैमी। द रिजल्टिंग सेल इज द जाइगोट 2n, द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। इट इज द डिप्लॉयड विद 46 क्रोमोसोम्स। इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, ये डिप्लॉयड होता है। ये पहली सेल होती है हमारी लाइफ की, यहीं से सबने अपनी लाइफ की शुरुआत करी है, सिंगल सेल से, दैट इज जाइगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, मतलब रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ किस तरफ जाता है, यूट्रस की तरफ। ओके, दो, पहले जाइगोट सिंगल सेल था, दो सेल बनेंगे उससे, फिर चार बनेंगे, आठ बनेंगे। आठ सेल स्ट्रक्चर जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, मॉर्यूला। क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। ठीक है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल होती है। मॉर्यूला कंटिन्यूस डिवाइडिंग, मॉर्यूला फिर लगातार डिवाइड करता रहता है, 8 से 16 बनती है। और क्या बनाया जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, अगला स्ट्रक्चर मॉर्यूला के बाद। हालांकि ब्लास्टुला भी बनता है, गैस्ट्रुला भी बनता है, लेकिन वो आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। आपको ध्यान रखना है मॉर्यूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ये हॉलो बॉल होती है विद फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी। एक हॉलो बॉल की तरह, खोखली बॉल होती है ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, पूरी कैविटी जो होती है अंदर की वो फ्लूइड से फिल्ड होती है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट की दो लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो प्लेसेंटा बनाएगी बाद में आगे चल के। और अंदर होता है इसके इनर सेल मास, जिसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, जो एम्ब्रियो को बनाता है, यही बच्चे में कन्वर्ट होगा, फीटस में कन्वर्ट होगा आगे चल के। ब्लास्टोसिस्ट रीचेस द यूट्रस अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन बाद कहां पहुंचता है ये ब्लास्टोसिस्ट, यूट्रस में। कहां पहुंचेगा, यूट्रस में। ओके, 3 से 4 दिन बाद, लंबा समय है। की टर्म्स, कुछ टर्म्स के बारे में ध्यान रखना। सिनगैमी किसे बोला, गैमेट्स के न्यूक्लियाई के फ्यूज होने को बोला हमने सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन किसके लिए यूज करते हैं, ओवम और स्पर्म। गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन टर्म का यूज करेंगे, लेकिन गैमेट्स के न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, सिनगैमी। ओके, एम्फिमिक्सिस, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जब दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम मिक्स होंगे आपस में तो एम्फिमिक्सिस टर्म का यूज करेंगे। माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो रही जाइगोट की, बस डिवीजन हो रहा है जाइगोट में, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लीवेज। ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन किसको कहा गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। किसको कहा गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, याद रखना। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड टू एन, द जाइगोट इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो रिस्टोर कर लेता है डिप्लॉयड कंडीशन को, क्योंकि हम लोग क्या हैं भाई, कोई व्यक्ति है, कोई मेल है, वो है डिप्लॉयड, 46 क्रोमोसोम है। फीमेल जो है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन उनके गैमेट्स जो बन रहे हैं वो हैप्लॉइड है, मतलब दोनों के ही गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम है। तो जब दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे तो वो दोबारा से डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर कर लेंगे, करेंगे ना भाई, दोनों 23 मिलेंगे तो 46 बन जाएगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इम्प्लांटेशन दे रखा है। इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड होता है यूट्रस के अंदर। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड्स इटसेल्फ इनटू द यूट्रस, या एंडोमेट्रियम बोल सकते हैं। इट अकर्स अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऊपर 4 to 5 लिखा था, तो ये भी एक अप्रोक्स डेटा होता है
जरूरी नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी में तो इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 5 से 6 दिन हम एवरेज मान सकते हैं। दिस इज अ क्रिटिकल इवेंट, विदाउट सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। कई लोगों में दिक्कत होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस ही नहीं है, उतनी बन ही नहीं पा रही है उतनी थिकनेस, तो इम्प्लांट फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ये भी दिक्कत होती है कई लोगों में। ब्लास्टोसिस्ट अराइव्स, जोना हैचेस, जोना पेलेसुडा उसके साथ जुड़ता है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच करता है अपने आप को एंडोमेट्रियम की वॉल से और इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होगा, द जोना पेलेसुडा डिसॉल्व होगा, अलाउइंग द ब्लास्टोसिस्ट टू हैच, बाहर निकलने के लिए उसको अलाउ करेगा, एंड मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम। द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, आउटर सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट adhere firmly टू एंडोमेट्रियल वॉल। अब जो ब्लास्टोसिस्ट की सबसे ऊपर वाली वॉल की सेल्स हैं जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम की वॉल से जुड़ेंगे। ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट्स इनटू, इसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट इन्वेसिव आउटर लेयर सिक्रीट्स एचसीजी। जो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर होती है ना, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जुड़ती है और एक लेयर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट। और यही वो स्ट्रक्चर होता है जहां से एचसीजी निकलता है। व्हाट इज एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलता है ये, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो किट आती है ना, प्रेगा न्यूज की एड देखे होंगे आपने, उस किट के अंदर यही टेस्ट करा जाता है, यही हार्मोन एससीजी। 3-4 हार्मोन होते हैं, एचपीएल होता है, एससीजी होता है। ओके, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल्यूलर लेयर होती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस चेंजेस कॉल्ड द डेसिडुअल रिएक्शन टू अकोमोडेट द ब्लास्टोसिस्ट। अब यहां पर कुछ रिएक्शंस होती है, इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ओके, ट्रोफोब्लास्ट इवेंचुअली गिव राइज टू द प्लेसेंटा। अब यही ट्रोफोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेसेंटा में, और द लाइफ लाइन ऑफ द एम्ब्रियो। और प्लेसेंटा क्या है, एम्ब्रियो की लाइफ लाइन है, होने वाले बच्चे की लाइफ लाइन है, क्योंकि प्लेसेंटा ही वो स्ट्रक्चर है जहां से मदर की बॉडी न्यूट्रिएंट्स का, ब्लड का, ऑक्सीजन मतलब गैसेस का पूरा एक्सचेंज करती है बच्चे और अपने बीच में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इम्प्लांटेशन साइट कहां पर होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है। यूट्रस की कौन सी वॉल, पोस्टीरियर, पीछे की तरफ जो वॉल होती है यूट्रस में, उस पे इम्प्लांटेशन होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने दिनों बाद होता है, 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। HCG, human chorionic gonadotropin is secreted by trophoblast. This is the hormone detected in pregnancy test. यही वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है। HCG maintains the corpus luteum during early pregnancy. Corpus luteum keeps secreting progesterone. HCG क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट नहीं होने देता और लगातार कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। एक टर्म है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब क्या होता है ना, कई बार कई लोगों में ये प्रेगनेंसी तो सरवाइव नहीं कर सकते कोई भी, यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। अब वो बच्चा ना वहीं पर अगले 9 मंथ के लिए ग्रो करने लग जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को पता चल जाता है पहले, तो फिर वो ऑपरेट करके उसको अबॉर्ट कर देते हैं। याद रखना, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन आउटसाइड यूट्रस यूजुअली इन फेलोपियन ट्यूब, अ क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन, ये एक क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं प्लेसेंटा होता क्या है। द प्लेसेंटा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, टेम्पररी ऑर्गन है, भाई हमेशा तो नहीं रहने वाला ना, बनी कब रहा है, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे ही बच्चा डिलीवर, प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। दैट डेवलप्स फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड द मेटरनल एंडोमेट्रियम, दोनों लेयर। ये सपोज दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, दोनों मिलेंगे तो बीच में क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा बन जाएगा। ओके, it is the interface between mother and fetus, allowing exchange of substance without direct mixing of blood. It is fully functional by the 3rd month of pregnancy. शुरुआत के 3 महीनों में उतना फंक्शनल नहीं होता ये, लेकिन तीसरे महीने के बाद, क्योंकि बच्चा 3 महीने में लगभग उसके बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो फिर उसको जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की। तो वो 3 महीने बाद प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द फीटस वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि से निकला हुआ एक वायर वायर जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो इस प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है, जिसके अंदर
दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फीटस से मदर की तरफ ले जाता है, एंड वन अम्बिलिकल वीन, एक अम्बिलिकल वीन होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस तक लेकर जाता है। ओके, फिर क्या प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मदर की बॉडी से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, याद रखना है। दूसरा, रेस्पिरेशन में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है मदर और बच्चे के बीच में। एक्सक्रीशन, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं लगातार बच्चे की वजह से, वो फीटस से बाहर निकाले जाते हैं। प्रोटेक्शन, एक्ट एज अ पार्शियल बैरियर अगेंस्ट एट सम पैथोजेंस, ट्रांसफर मैटरनल एंटीबॉडीज आईजीजी टू फीटस फॉर पैसिव इम्यूनिटी। तो ये एक तरीके से बचा कर भी रखता है। ये एक ऐसा, मतलब प्लेसेंटा के अंदर एक एंटीबॉडी भी जा सकती है जिसको हम बोलते हैं आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी, जो फीटस को बचा कर रखती है, एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं? द प्लेसेंटा इज ऑल्सो अ मेजर एंडोक्राइन ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट सिक्रीट्स द फॉलोइंग हार्मोन। सबसे पहला ह्यूमन कोरियानो गोनाडोट्रोपिन, मैंने पहले ही बताया, इसको हम डिटेक्ट करते हैं यूरिन से, डिटेक्टेड इन यूरिन बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट। दूसरा है एचपीएल। एचपीएल क्या होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो फेटल की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स को बनाएगा ताकि जब बच्चे का जन्म हो जाए तो मदर अपने बच्चे को मेमोरी ग्लैंड के थ्रू फीड करवा सके। हैज एंटी इंसुलिन इफेक्ट टू इंश्योर ग्लूकोज सप्लाई टू फीटस। और एंटी इंसुलिन इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है ताकि प्रॉपर वे में ग्लूकोज की सप्लाई हो सके फीटस तक, ठीक है, ज्यादा ना हो जाए। इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये यूट्रस की लाइनिंग को बनाए रखते हैं और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। रिलैक्सिन सिक्रीटेड टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। अब ध्यान रखना, ये तीन हार्मोन ना प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही, ये चार हार्मोन जो है प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही रिलीज होने लगते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, लगभग जब खत्म होने वाली होती है, 7th 8th या 9 मंथ चल रहा होता है, तो उस टाइम पर एक हार्मोन निकलता है, दैट इज पेल्विक लिगामेंट्स एंड सॉफ्टन द सर्विक्स इन प्रिपरेशन फॉर पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ से पहले ये मसल्स को रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ओके, पार्चुरेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर आप पांचों हार्मोन के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेना है, 3 मार्क्स का पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है ये। इसके बाद फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या है? गेस्टेशन पीरियड को ही प्रेगनेंसी कहा जाता है। द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इन इज अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। कितने मंथ की होती है? 9 मंथ। लगभग कितने हफ्ते होते हैं? ओ 40 हफ्ते। और दिन कितने होते हैं? 280 दिन। अब ये भी अप्रोक्स डेटा है, ठीक है, कई बच्चे 8.5 महीने में डिलीवर हो जाते हैं, कई 8 में हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा मैच्योर नहीं हुआ, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ और उसकी डिलीवरी हो गई, वो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके अंदर। ऐसा हो सकता है कि बच्चा डिलीवर, मतलब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और वो पहले जन्म ले लिया उसने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डेवलप ही नहीं हुआ पूरा और पहले ही डिलीवर हो चुका है। कई बच्चे 9 महीने से ज्यादा का टाइम लगाते हैं डिलीवरी में। तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन से लगभग 40 वीक, 280 दिन, या फिर 9 मंथ। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द एम्ब्रियो डेवलप्स थ्रू 3 ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर में डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोला जाता है? जो 1 से 12 हफ्ते तक होता है, 1 वीक टू 12th वीक। ओके, यहाँ पर मेजर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं बच्चे के अंदर। एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस बाय वीक 8। अच्छा, 8 हफ्तों के बाद आप एम्ब्रियो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? फीटस बोलोगे। हार्ट बीट डिटेक्टेबल, 8 हफ्तों के बाद लगभग हार्ट बीट हमें पता चलने लगती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 13th वीक से 26th वीक का होता है, यहाँ पर रैपिड ग्रोथ होती है, फीटस का मूवमेंट होता है। ओके, फेशियल फीचर्स डेवलप होने लगते हैं, मतलब आई लैशेस आने लगेंगे। ओके, ये आईलेट सेपरेट होने लगती है। अच्छा, आपको पता है, कभी आपने ये डायग्राम देखा, मतलब ये एक्चुअल इमेज देखी तो आप डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? क्योंकि ये जो बच्चा होता है ना इस समय पर, ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है इस टाइम पर, इसकी आंखों के बीच में सेप्टम नहीं होता। ये जो वाला सेप्टम जो है ना, ये दोनों मिले हुए होती है आंखें, और ये दोनों आईबॉल एक ही में होती है। तो सोचो वैसा स्ट्रक्चर आपने देख लिया तो क्या होगा। ठीक है, बाद में बनता है ये, तो ये बीच में सेप्टम बनता है ना, ये दोनों आईलिड सेपरेट होती है और ये बीच में सेप्टम बन जाता है। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर 27th वीक से 40 वीक का होता है।
ऑर्गन मैच्योरेशन होता है यहाँ पर, वेट गेन होने लगता है लगातार, प्रिपरेशन फॉर बर्थ, और बर्थ के लिए प्रिपेयर होने लगता है बच्चा। फिर आता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी एट द एंड ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन खत्म होने के बाद बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स विग्रस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट एक्सपेल्स द फीटस। इस समय पर यूट्रस बहुत विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। दिस इज ट्रिगर्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, और ये भी पूरा हॉर्मोन्स पे रिलेटेड है। ठीक है, पूरा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? बच्चा ही सिग्नल भेजेगा कि भाई मैं पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका हूं, मेरे को बाहर निकालो। ठीक है, किसको भेजेगा? ब्रेन को भेजेगा। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन ना एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई तुम ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो ऑक्सीटोसिन आएगा कहां पर? यूट्रस के पास। और यूट्रस की जो बीच वाली लेयर होती है दैट इज मायोमेट्रियम, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। अच्छा, ये ऐसा रिफ्लेक्स होता है ना, ब्रेन से ऑक्सीटोसिन आया कहां पर? मायोमेट्रियम के पास, यूट्रस की जो मिडल लेयर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करा। अब वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा ना, वहां पर भी कुछ नर्व्स होती है जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाने के लिए इंफॉर्मेशन भेज देती है ब्रेन को। अब जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर से और ऑक्सीटोसिन निकला, और निकला नीचे और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऊपर गया और सिग्नल्स, तो वो लगातार धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन विग्रस से बहुत ज्यादा विग्रस होने लगते हैं। और एट द एंड क्या होता है फिर? बच्चा बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। देखो यहाँ लिखा है ना, ऑक्सीटोसिन रिलीज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स मायोमेट्रियम, कॉजेस स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट में क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक लूप। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मोर ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। अच्छा ध्यान रखना, सिर्फ बच्चे की डिलीवरी नहीं होती, दो चीजों की डिलीवरी होती है। एक तो बच्चा भी डिलीवर होता है और साथ में प्लेसेंटा भी डिलीवर होता है। ठीक है, आफ्टर बर्थ रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा सॉफ्टन द सर्विक्स एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस टू फैसिलिटेट डिलीवरी। ठीक है, अब वो जो रिलैक्सिन निकल रहा था वो हेल्प करता है सर्विक्स को सॉफ्ट सॉफ्ट करने में और प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्ट करने में, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके, बाहर आ सके बच्चा। इसके बाद लास्ट है आपका लैक्टेशन। व्हाट इज लैक्टेशन? मिल्क प्रोडक्शन को कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन बाय द मेमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इट इज हार्मोनली कंट्रोल्ड। मदर के ब्रेस्ट में मिल्क को बनवाता कौन है? प्रोलैक्टिन। क्या याद रखोगे? प्रोलैक्टिन। देखो क्या लिखा है, सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, काम क्या करता है? स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन को करवाता है, सिंथेसिस इन एल्वियुलर सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। लेवल्स राइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रिमेन हाई ड्यूरिंग नर्सिंग। प्रेगनेंसी के दौरान इस हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद ये हाई ही रहता है। जबकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये निकलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये कहां निकल रहा था? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ट्रिगर्स मिल्क इजेक्शन। क्या करता है ये? मिल्क को इजेक्ट करवाता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है कि भाई प्रोलैक्टिन बनाने का काम करता है मिल्क को, और ऑक्सीटोसिन इजेक्ट करवाने का काम करता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स अराउंड एल्वेलाई टू पुश मिल्क इनटू डक्ट्स ट्रिगर्ड बाय इन्फेंट सक्लिंग। जब बच्चा सक करता है मदर के ब्रेस्ट को, तो उस टाइम पर ये ऑक्सीटोसिन बाहर निकलता है और उसको इजेक्ट करवाने में हेल्प करता है। कोलोस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मिल्क है। जब मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज कोलोस्ट्रम। द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। अच्छा, पहले के जमाने के लोग बोला करते थे कि ये बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए फर्स्ट मिल्क जो होता है, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये फर्स्ट मिल्क ही बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसके अंदर कई सारी एंटीबॉडीज होती है और बच्चे को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है नए बच्चे को, जो जन्म लिया है बच्चा, उसको पिलाना। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न बिकॉज रिच इन आईजीए एंटीबॉडीज। इसके अंदर आईजीए एंटीबॉडीज देखने को मिलते हैं जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को। कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ग्रोथ फैक्टर एसेंशियल फॉर अर्ली डेवलपमेंट। इसके अंदर हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स मिलेंगे जो जरूरी होते हैं अर्ली डेवलपमेंट के लिए। हेल्प्स एस्टेब्लिश गट माइक्रोबायोटा इन द न्यूबॉर्न। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोटा, व्हाट इज माइक्रोबायोटा? द अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया, दैट इज माइक्रोबायोटा। ठीक है, या गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमाउंट इंटेस्टाइन में बढ़ाने में हेल्प करते हैं। WHO रिकमेंड्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकमेंड करा है कि शुरुआती 6 महीने बच्चे को कुछ भी नहीं देना एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे भी रखा है कि डिस्टिंक्शन क्या है दोनों में, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन का काम करता है, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन का काम करता है, और ये 1 नंबर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्या पढ़ के जाओगे आप लोग बोर्ड के लिए? डायग्राम पढ़ लोगे, जितने भी डायग्राम है सारे पढ़ने हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट दे रखा है तो स्पम का डायग्राम, उसके अंदर लेबलिंग अच्छे से कर लेना, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, इनकी लेबलिंग कर लेना और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेना। हार्मोनल कंट्रोल चार्ट पढ़ लेना, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, कैसे काम करते हैं। इसके बाद फिर ओवरी का डायग्राम पढ़ लेना, फॉलिकल स्टेजेस। ओके, मतलब डायग्राम बना के जाना एक बार प्रैक्टिस करके। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। ओके, जितने भी फंक्शन होंगे स्पर्म के, कैसे बनता है, ओवम के सारे फंक्शंस, ठीक है, कैसे बनता है ये भी पढ़ के जाओगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ के जाओगे, और ये हार्मोन्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सारी प्रोसेसेस में, वो सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ के जाओगे, और पूरा गेस्टेशन पीरियड पढ़ के जाओगे। ठीक है, कौन कौन से वीक में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी पूरा लिखा हुआ है। ओके, ये पूरा पढ़ लेना, और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप कोशिश करना कर सको, मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जरूर करके आना इनमें से। मेरे को तो लगता है कि कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, और ना आए तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस तरीके से मैं समझा सकूं, आपके थ्रू वो समझ जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में एक लाइक कर देना, ठीक है, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय, टाटा।